And taking you through the top focus, Amit Shah in West Bengal. It's bound to be fiery, and this time too, he slammed Mamata Banerjee over Jai Shri Ram chants. Stepping up his attack here, Amit Shah launched quite a scathing attack on Mamata Banerjee, claiming that she feels insulted by Ram chants. Sharpening his attack on the West Bengal Chief Minister, Amit Shah promised to the audience that even Mamata Banerjee will start chanting Jai Shri Ram after the elections. In fact, the crowd also vociferously chanted Jai Shri Ram with Amit Shah throughout his rally. Here, the Home Minister also said that people won't chant Jai Shri Ram in Bengal. If they can't chant Jai Shri Ram in the state of West Bengal, then where will they chant in Pakistan? That's the question he asked. Let's take a listen to what Mamata Banerjee reacted to that, and of course, what even Amit Shah said. तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है? क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। सबसे पहले आप खुद हिंदू हैं, आप हिंदू रीति रिवाज मानती हैं, लेकिन हिंदुत्व का इशू इस इलेक्शन में उठाया जा रहा है और ये चार्ज लग रहा है आप पे कि जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे किसी तरीके से आपको परहेज है। आप ये जो चार्ज, देखिए हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जो फेस्टिवल करते हैं यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है, कौन सच बोलता है। आप लोग जो झूठा बोलता है उसका सब कौवा बोले, क्या वो है ना, कौवा बोले, बोलो झूठ बोले कौवा, झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है। छुपा रुस्तम का माफिक कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफिक छूटते हैं, देखता नहीं है क्या बोलता है क्या बोलता नहीं है। And then you have Amit Shah, the Home Minister, again upping his attack, a thunderous attack on Mamata Banerjee, reiterating his stance on Sonar Bangla. Here you have Amit Shah saying that he will win 200 seats in Bengal this time, no matter what. Attacking Mamata Banerjee over nepotism, he said that her government's priority is making her nephew Abhishek Banerjee the Chief Minister. He also said that Mamata Banerjee is scared and now running around for a safe seat, taking a jibe at her, wanting to run in 2 seats. In fact, he also raised the issue of Bengal government blocking several schemes of the centre for poor and farmers, saying that BJP's Paribartan Yatra will end unemployment in West Bengal. Speaking on the law and order situation in Bengal, Amit Shah said that over 130 BJP workers were killed by TMC attackers, yet no action was taken by the Mamata government so far. मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। अगर ये तो हमारे दिलीप घोष ने लड़ाई न ली होती तो वो घोषणा भी कर चुकी होती कि अगली बार भतीजा मुख्यमंत्री बनना। ममता दीदी फेल प्रशासक है, विफल मुख्यमंत्री है। अब समय आ गया है उनको बदलने का। मित्रों, इस बार बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल और ममता दीदी के विनाश के मॉडल के बीच में पसंदगी करनी है कि बंगाल क्या चाहता है।
ये गरीब किसानों ने ममता दीदी आपका क्या बिगाड़ा? Let's quickly cut across to Mamata Banerjee as well. In the India Today conclave today, she spoke, hitting out at Amit Shah and the BJP on their campaign. Here's what she said. आपके जितने भी भाई हैं बहन हैं हमेशा आपने पॉलिटिक्स से दूर रखा और आप जिस दूर में है ही तो एक आदमी अगर आएगा तो क्या है नरेंद्र मोदी का परिवार को हर आदमी को देखो तो कुछ किधर किधर में है हम डेटा दे दो हम देता नहीं है कि हम जेंटल है इसके लिए लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो दे देगा तो क्या अमित शाह का लड़का क्रिकेट में नहीं गया एक फिल्म स्टार का लड़का लड़की अगर फिल्म स्टार होता है तो क्या दिक्कत है दिक्कत क्या है दिक्कत क्या होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा अगर इंडस्ट्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा एक आध आदमी आने का कोई खराब नहीं होता है अगर आप सबको ले आओगे एक परिवार में तो वो जो लिया उसमें तो हर परिवार का 18 मेंबर्स सर तो पहले तो उसको संभालने दो हमको पूछने का पहले एक आया ओनली हमारा परिवार से हर लोग ग्रासरूट में काम करते हैं लेकिन एमएलए एमपी कभी बनता नहीं है अरे तो डायरेक्टली इलेक्टेड होके आया एक आदमी आया तो उसका ऐतराज क्या है अपन लड़का को भी अच्छा पोजीशन में भेज दिया सबसे ज्यादा ऊंचा पोजीशन में कैसे आ गया क्या कंट्रीब्यूशन है आप अपना रोल क्या देखती हैं काफी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में चर्चा है कि अगर खास तौर से आपकी 2021 के चुनाव में जीत होती है तो दीदी को लग रहा है कि वो नेशनल ऑपोजिशन चेहरे के तौर पे उभर सकती है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट स्टेट अपने दम पे कोई जीत के आए अगर ऐसा होता है और वो भी बीजेपी की पूरी ताकत पहले भी हम दम पे ही जीता है लेकिन आम जनता हमको सपोर्ट दिया है आई नेवर बाउ डाउन माई हेड टू दिस nasty people. I always respect the people of this country, people of my state. They all are lovable, affectionate. हम उसको बहुत पसंद करते हैं उन्होंने भी मेरे को पसंद करते हैं जनता को छोड़ के ममता नहीं होता है इसी के लिए मेरे को जितना भी जरूरत भी है वो जनता के लिए है जब तक जनता मेरे को चाहेगा हम तो जनता के लिए काम करेगा हमारा ऐसा कोई काम नहीं आई एम फ्री टू गिव सर्विस टू द पीपल हम तो एक गवर्नमेंट से 1 रुपया सैलरी भी नहीं लेता है All right, let's cut across to our reporter joining us, Suryagni. Suryagni, take us through. Here you have BJP's Amit Shah saying on one hand that they will ensure they would get 200 seats. They will win 200 seats this time in West Bengal. You have Mamata Banerjee saying they'll win over 201 seats. Take us through the mood of the state in West Bengal even as we speak now. Well, you know, as we have been stating since ever since morning, that the Election Commission hasn't declared the election dates as of yet, and you have Amit Shah over here already campaigning. He was in Cooch Behar in the morning, flagged off the Rath Yatra. He went to Thakurnagar, the bastion of the Matuwas. He even, he promised the Matuwas that as soon as the vaccination drive throughout the country ends, the Matuwas will get hold of their citizenship certificates. They will be given citizenship. This has been, the Matuwas have been a bone of contention for not only the BJP but also the Trinamool as well, because the Matuwa vote bank consists of almost 14 to 15%, which means 40 to 45 seats are under this belt, and the Matuwas are it's the go-to belt of every political party because they would love to get the Matuwa vote bank in their kitty. Now coming back to the allegations that the BJP and even Amit Shah today said that Mamata has been supporting her nephew. The rise of her nephew has been said to be one of the major reasons why so many of the leaders have left the Trinamool and joined BJP. This is what all these leaders have claimed. Now, for the first time today at India Today's conclave, Mamata Banerjee stated that if children of an industrialist do not continue the industry, then what will they do? Or it's the same with the a film star. What she said was that she has a huge family, but there is only one individual from her family who is not, who was not a selected member, but also an elected member. So this is the first time Mamata Banerjee has countered all the allegations on Abhishek Banerjee being given the free pass to Trinamool, and he being given all the absolute power, whereas so many leaders have alleged justifying who went on to both the BJP ends, that absolutely. Abhishek never worked for it. Thank you and very this much. is the first time.
Thank you very much for joining us with those details. We know that fiery attacks and counter-attacks coming in right ahead of polls in West Bengal. Really interesting to see how it pans out. Now, coming up next, we're looking at disengagement on both India and China's side, already beginning right along the Pangong Tso area. In fact, tanks and infantry combat vehicles of both India and China have already started disengaging from the Richingla area on the south bank Pangong Tso as part of the disengagement process between the two countries. It's been mutually agreed upon under the first phase of the disengagement. Tanks of India are being moved back towards Neoma and adjoining areas, while the Chinese are now taking them back beyond Sirijap and Moldo garrison. Earlier today, Defence Minister Rajnath Singh appraised the parliament of current situation at eastern Ladakh. In fact, the Defence Minister said that sustained talks with China have led to agreement on disengagement. He added that after this disengagement and this agreement now, China should be warned that they must never ruin status quo again. And this is going to be happening in a phased manner, the disengagement process. Rajnath Singh said that Indian forces have bravely faced the challenges at the border and that China must not make another attempt to change status quo. Let's take a listen to Rajnath Singh in the parliament. हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता। All right, now you're looking at some tensions between the government and the microblogging site Twitter. It seems like both of them have been at loggerheads ever since the government asked Twitter to, in fact, pull down several accounts that have been allegedly spreading misinformation and hate and inciting violence further. 257 handles the government has asked Twitter to pull down, but it seems like Twitter has resisted. But now you have Ravi Shankar Prasad, the IT minister, warning Twitter that if they don't comply, then they could face a jail term and hefty penalty. Let's take a listen at this report. The Modi Sarkar has put Twitter on notice, as Twitter drags its feet on blocking offensive handles. The government compared its inaction with the crackdown after Capitol Hill riots, where it banned a host of handles, including that of then US President Trump. But Twitter didn't do the same for provocative tweets after Republic Day violence. The government made it clear that Twitter will need to abide by Indian laws or face penal action for defiance. चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। The government asserted there is no bid to muzzle social media. हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। Another social media giant, Facebook, on India Today conclave made it clear that it adheres to Indian law. As a responsible company, we absolutely respect Indian law. Twitter has so far partly complied with government's order to take down nearly 1,300 accounts, calling many of them newsworthy and citing free speech norms. But the question is, can it run the risk of defying the Modi Sarkar? Bureau Report, India Today.
All right, on that note, I'm going to slip into a short break. We'll be right back on the other side, our fact check segment. Do stay tuned. All right, cutting across to our fact check segment here. The claim that's doing the rounds is that Delhi High Court orders release of all arrested farmers. The fact is, Delhi High Court has given no such order. Well, on that note, I'm going to wrap this bulletin right here. Do stay tuned. On the other side, a conclave special, India Today conclave special, a 5e chat with Nusrat Jahan and Agni Mitra Paul. Stay tuned. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.